नमस्कार दोस्तों। कैसे आप लोग और कैसे चल रही पढ़ाई। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्ती तरीके से पढ़ रहे होंगे। देखिए, प्राचीन भारत का इतिहास हम पढ़ रहे थे और प्राचीन भारत के इतिहास में भी हम सिंधु घाटी सभ्यता पर चर्चा कर रहे हैं और लगातार कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं। तो एक एक चीज़ें हम डिटेल से पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के जो पुरा स्थल हैं उनको हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो पुरा स्थलों के ऊपर ये हमारा भाग एक है। इनको हम दो भागों में बांट करके पढ़ेंगे, क्योंकि सारे पुरा स्थलों को एक वीडियो में पढ़ना थोड़ा सा मतलब वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो हम वीडियो को बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे। हम 30-30 मिनट का लेक्चर बना रहे हैं। पहले भी हमने 30-30 मिनट के अंदर पढ़ा था और आगे भी हम इतना ही लेक्चर रखेंगे। लेक्चर की लेंथ मैक्सिमम 30 मिनट रखेंगे। हो सकता है कि एक दो वीडियो में थोड़ा एक दो मिनट ऊपर नीचे हो जाए। ठीक है। तो पूरा स्थलों को हम दो भागों में बांट करके पढ़ने वाले हैं। हमारी ये जो लेक्चर है, ये यूजीसी नेट जेआरएफ के हिसाब से, हिस्ट्री ऑप्शनल के हिसाब से, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्टेट सिविल सर्विसेज, इन सभी एग्जाम के लिए ये इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आप इनकी तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। आपके साथियों के साथ ये शेयर करने चाहिए, ताकि सभी लोग निःशुल्क रूप से हिस्ट्री ऑप्शनल को पढ़ सकें। देखिए, ऐसा यूट्यूब पर पहली बार हुआ है कि हम पूरा हिस्ट्री ऑप्शनल कोर्स फ्री में लेकर के आ रहे हैं। आज तक किसी ने हिस्ट्री ऑप्शनल को यूट्यूब पर फ्री में नहीं पढ़ाया है। अगर किसी ने डाल भी रखा है तो पूरी क्लासेस नहीं डाल रखी हैं, एक दो क्लासेस डाल रखी हैं, और डाल भी रखी होंगी तो इतनी विस्तार से उन्होंने नहीं पढ़ाया होगा जितनी विस्तार से हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं चीज़ों को। ठीक है। तो हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं, ये आपको कमेंट्स करके ज़रूर बताना है। अच्छे लगे तो भी बताना है, बुरे लगे तो भी बताना है। जो कमियां हैं वो आपको हमको बतानी है, ताकि हम उनमें आगे सुधार कर सके। तो चलिए, बिना अब ज़्यादा टाइम वेस्ट किए सीधा चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। और हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल या पुरा स्थल। तो प्रमुख स्थलों को हम समझने वाले हैं और एक एक स्थल के बारे में हम विस्तार से समझेंगे। पहला जो स्थल आज हम समझने वाले हैं वो है हड़प्पा। हड़प्पा को पहले क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि हड़प्पा की खोज सबसे पहले की गई थी, इसलिए शुरुआत यहीं से करते हैं। हड़प्पा है कहाँ पर? पहले तो लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। जितने भी हम स्थल पढ़ेंगे उन सब की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। अगर वो किसी नदी के किनारे अवस्थित है तो नदी का नाम भी आपको पता होना चाहिए, और वहां से क्या इंपॉर्टेंट चीजें मिली हैं जो एग्जाम में पूछी गई हैं या पूछी जा सकती हैं या एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो वो चीज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो हर पूरा स्थल के बारे में हमारे तीन ही फोकस रहेंगे। लोकेशन, ठीक है, नदी, और वहाँ पर मिलने वाली जो इम्पोर्टेंट और यूनिक चीज़ें हैं उनको हम समझेंगे। तो हड़प्पा, सबसे पहले हम हड़प्पा के बारे में पढ़ने वाले हैं। हड़प्पा की लोकेशन आप देखेंगे तो ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। अब देखिए, छोटी एग्जामों में यहाँ तक ही पूछा जाता है कि हड़प्पा निम्नलिखित में से कहाँ पर अवस्थित है। ठीक है। तो पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान इस प्रकार से दे देगा, या फिर पंजाब प्रांत, सिंध प्रांत, ठीक है, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इस प्रकार से दे देगा। तो पंजाब प्रांत में है। अब जो बड़ी लेवल की एग्जाम होती है वहां पर थोड़ा सा डीप में जाकर के पूछ लेगा कि पंजाब प्रांत के कौन से जिले में है, तो साहिवाल जिले में है। बस, ठीक, इतना ही आपको याद रखना है। पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में हड़प्पा अवस्थित है। हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे अवस्थित है? तो रावी नदी के किनारे अवस्थित है। खोज किसने की? हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की है। क्योंकि ये हड़प्पा सबसे पहली बार खोजा गया था, इसलिए आपको इसकी खोज याद रखनी है। 1921 में दयाराम साहनी ने की थी और सबसे पहला स्थल खोजा गया यही है। किसके निर्देशन में? उस समय एएसआई का जो महानिदेशक हुआ करता था वो जॉन मर्शल था। तो जॉन मर्शल ने निर्देश दिया दयाराम साहनी को। फिर दयाराम साहनी हड़प्पा गया और वहाँ पर चीज़ों को वहाँ पर खुदाई की। ठीक। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर निकल करके सामने आई। हड़प्पा से हमको हड़प्पा से हमको अन्नागार के साक्ष्य मिलते हैं। किसके साक्ष्य? अन्नागार के। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो विशाल अन्नागार है, विशाल अन्नागार, विशाल अन्नागार के साक्ष्य हमको कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदाड़ो से। तो अब ऐसा नहीं है कि मोहनजोदाड़ो से ही अन्नागार हमको मिला है। हड़प्पा से भी हमको एक अन्नागार मिला है जिसमें क्या है, 12 कमरे हैं, जबकि यहाँ पर देखेंगे मोहनजोदाड़ो वाले में 27 कमरे हैं। तो दोनों की विशालता में काफी अंतर है। ठीक है। अब देखिए, कई एग्जाम होती है वो ये मानती है कि विशाल अन्नागार हड़प्पा से मिला है, कई एग्जाम ऐसी हैं जो ये मानती है कि विशाल अन्नागार मोहनजोदाड़ो से मिला है।
तो पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा आप पढ़ किसके लिए रहे हैं। अगर आप बड़ी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो ये आपको ध्यान में रखना है कि विशाल अन्नागार मोहनजोदाड़ो से मिला है, जिसमें 27 कमरे हैं। और ये जो विशाल अन्नागार है जो मोहनजोदाड़ो से मिला है, ये सिंधु घाटी सभ्यता की विशालतम इमारत है। लेकिन जब आप छोटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप कहीं पर ये देख लेते हैं या ऐसा क्वेश्चन देख लेते हैं कि विशालतम अनागार के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थल से मिले हैं, और वहां पर मोहनजोदाड़ो नहीं होता है, वहां पर हड़प्पा ऑप्शन में होता है, तो हड़प्पा ही आपको टिक करना है। ठीक, क्योंकि वो लोग हड़प्पा ऐसा मानते हैं कि हड़प्पा से स्पष्ट रूप से हमको अनागार के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, 12 कमरे हैं, तो ये भी अपने आप में विशाल है, लेकिन ये 27 कमरे वाला ज्यादा विशाल है। तो जब हड़प्पा ऑप्शन में हो और मोहनजोदाड़ो ना हो तो हड़प्पा पर टिक करना है, और जब मोहनजोदाड़ो ऑप्शन में हो हड़प्पा ना हो तो मोहनजोदाड़ो पर टिक करना है, और जब दोनों ही ऑप्शन में हो तो आपको मोहनजोदाड़ो पर ही टिक करना है। ठीक है, अनागार के पास में श्रमिक भवन भी मिला है जिसमें 15 कमरे हैं, लेकिन ये कमरे छोटे छोटे, ये 12 कमरे बड़े बड़े हैं। ठीक है, तो ये संरचना ये ज़्यादा थोड़ी बड़ी है। तो श्रमिक भवन में 15 कमरे मिले हैं, अनागार में हमको यहाँ पर 12 कमरे मिले हैं हड़प्पा से, नोट मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा से हमको एक ऐसा स्थल मिला है जहाँ पर हमको 37 जो कंकाल है वो मिले हैं। तो इस पूरे क्षेत्र को नाम रख दिया R37। R37, तो R37 का संबंध किसे, सवादान से है, तो सवादान R37 हमको कहाँ से मिलता है, हड़प्पा से। अब एग्जाम में ये पूछ लिएगा कि R37 का संबंध निम्नलिखित में से हड़प्पा के किस पुरास्थल से है, तो सॉरी सिंधु घाटी सभ्यता के या हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से है, तो हड़प्पा से ही है। तो R37 क्या है, R37 एक प्रकार का स्थल है जिसका संबंध किससे रहा है, हड़प्पा से रहा है। कांसे की इक्का गाड़ी हमको यहाँ से मिली है, तो इक्का गाड़ी किसकी है, कांसे की है। तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन सी वस्तु किससे निर्मित है, तो वस्तु वस्तु किस धातु से निर्मित है ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इक्का गाड़ी कांसे की निर्मित है, नोट तांबे की। किससे निर्मित है, कांसे से निर्मित है। यहाँ से हमको सांप को पंजों में दबाए हुए एक गरुड़ की मूर्ति मिली है, तो गरुड़ की मूर्ति हमको हड़प्पा से मिली है। स्त्री की मरण मूर्ति मिली है जिसके गर्भ से पीपल का पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये किसकी है, मिट्टी की मूर्ति है, कच्ची मिट्टी की मूर्ति है, मरण मूर्ति जिसको हम बोलते हैं। तो एक स्त्री की मिट्टी की मूर्ति मिली है जिसके गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ यहाँ पर दिखाया गया है। पत्थर की नटराज की मूर्ति मिली है, तो नटराज की मूर्ति हमको हड़प्पा से मिली है, और वो भी पत्थर की। गर्भ से पौधे निकलते हुए स्त्री की जो मूर्ति है वो मिट्टी की मिली है। इक्का गाड़ी या बैलगाड़ी की जो मूर्ति है वो हमको कांसे की मिली है। तो धातु आपको पता होनी चाहिए, कौन सी मूर्ति किससे निर्मित है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो हड़प्पा आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। हड़प्पा की खोज कब की गई थी, है कहाँ पर, इसकी विशेषताएं क्या है, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब हम बात करते हैं मोहनजोदाड़ो की। अगला जो हमारा स्थल है वो है मोहनजोदाड़ो। तो देखिए बहुत सारे स्थल हैं, और इनको अगर इतना टाइम दिया जाएगा तो फिर 2 वीडियो में ये कंप्लीट नहीं होंगे, तो थोड़ा हम फास्ट करेंगे। मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। ये पाया कहाँ से गया है, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत से पाया गया है। कौन से प्रांत से, ये सिंध प्रांत में। और पहले वाला हड़प्पा ये पंजाब प्रांत में था। मोहनजोदाड़ो सिंध प्रांत में, सिंध प्रांत के भी लरकाना जिले में है। कौन सी नदी के किनारे अवस्थित है, तो सिंधु घाटी सॉरी सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है, बाएं तट दाएं तट ये आपको ध्यान में नहीं रखना है, ये थोड़ा सा आपको नॉलेज के लिए यहाँ पर रखा गया था। खोज किसने की है, मोहनजोदाड़ो चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी रही है, इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदाड़ो वाला जो स्थल है उसकी खोज किसने की है, 1922 में राखाल दास बनर्जी ने की है। 1922 में राखाल दास बनर्जी ने। निर्देश कौन दिया था, तो वही जॉन मोर्सल, ये निर्देश दिया था। राखाल दास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदाड़ो की खोज की। मोहनजोदाड़ो अपने आप में बहुत प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध स्थल है, इंपॉर्टेंट स्थल है, तो 1980 में इसको विश्व विरासत स्थल घोषित कर दिया। यानी कि 1980 के बाद में इसकी देखरेख का जो कार्य होता है वो यूनेस्को संभालता है। तो जिस भी स्थल को विश्व विरासत स्थल घोषित कर दिया जाता है, तो उसकी देखरेख का जो जिम्मा होता है वो फिर यूनेस्को के ऊपर होता है।
तो मोहनजोदाड़ो को विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया गया था? 1980 में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद होना चाहिए। यहाँ से हमको विशाल अनागार के साक्ष्य मिले हैं, जो कि हम देख चुके हैं, 27 कमरों वाला। और ये सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत यहाँ पर रही है। यहाँ से विशाल स्नानागार के साक्ष्य भी मिले हैं, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। इसकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई आपको ध्यान में रखनी है। 11x7x2 यहाँ पर इसकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई है। उत्तर दक्षिण से यहाँ पर सीढ़ियाँ मिली हैं, चारों तरफ कमरे बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी हम पहले पढ़ चुके हैं, और बाकी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। कौन से स्थल की खोज किसने की है, कौन सी नदी के किनारे अवस्थित है, कौन से राज्य में है, कहाँ पर है, वो लोकेशन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सिंधु घाटी सभ्यता से हमको एक सूती कपड़ा मिला है, छोटा सा सूती कपड़ा मिला है, जो कि ये जो सूती कपड़ा है, सूती मतलब ये कपास से निर्मित है। तो कपास के सबसे पहले जो हमको साक्ष्य मिलते हैं वो मोहनजोदाड़ो से ही मिलते हैं। और पूरे विश्व में सिंधु घाटी सभ्यता एकमात्र ऐसी सभ्यता है जहाँ पर सबसे पहले कपास की खेती की गई थी, और कपास से क्या, सूती कपड़ा बनाया गया था। तो सूती कपड़ा का जो साक्ष्य मिला है वो अपने आप में ये दर्शाता है कि विश्व में सबसे पहले जो कपास की खेती की गई है वो सिंधु घाटी सभ्यता में ही की गई है। आईवीसी मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो सबसे पहले कपास की खेती कहाँ पर? सिंधु घाटी सभ्यता में। सभा भवन के साक्ष्य हमको यहाँ से मिलते हैं। 4 कतारों में 20 खंबे यहाँ पर लगाए गए, तो ये 20 खंबे 4 कतार, ये आपको ध्यान में रखने। बस इतना पता होना चाहिए कि सभा भवन के साक्ष्य हमको कहाँ से मिलते हैं? मोहनजोदाड़ो से। भवनों में खिड़की के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि एकमात्र स्थल जहाँ पर भवनों में खिड़कियाँ बनाई गई थी वो है मोहनजोदाड़ो। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य स्थलों से हमको खिड़की के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, तो मोहनजोदाड़ो से मिलते हैं। और ये हमने देखा था कि जो विशाल अन्नागार है उसमें वायु के आने जाने के लिए खिड़कियां बनाई गई थी। पत्थर की दाढ़ी वाले साधु, जिसको हम पशुपति की मूर्ति भी बोलते हैं, तो या तो ऐसा पूछा जाएगा कि पत्थर की दाढ़ी वाले साधु की मूर्ति कहाँ से मिली है, या पशुपति की मूर्ति कहाँ से मिली है। एक पशुपति की मोहर है। मोहर अलग चीज है, मूर्ति अलग चीज है, दोनों को आपको समझना है। मूर्ति अलग चीज है, मोहर अलग चीज है। तो मूर्ति इस प्रकार की है, तो ये क्या है? पत्थर की है। तो पत्थर की दाढ़ी वाले साधु की मूर्ति, जिसको हम पशुपति भी बोलते हैं, जिसको पुरोहित राजा भी बोला जाता है, इसको पुरोहित आप लिख सकते हैं। पत्थर की पुरोहित राजा की मूर्ति हमको कहाँ से मिली है? मोहनजोदाड़ो से मिली है। 2 सींग वाले पशुपति शिव की मुहर, 2 सींग वाले पशुपति शिव की मुहर, ये वाली, ये मुहर है, और ये मूर्ति है। मुहर जानते हो ना आप, जो ठप्पा लगाते हैं, वही मुहर। तो इस ठप्पा लगाने वाली मुहर पर चित्र बनाए गए थे। तो यहाँ पर देखेंगे आप, पशुपति शिव की मुहर है। और पशुपति शिव की मुहर की विशेषता क्या रही है वो हम आगे समझने वाले हैं, क्योंकि ये कई बार पूछ लेता है कि कौन सी मुहर पर किसका चित्र लगाया गया है। तो पशुपति मुहर के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। तो इस पर किस किस पशु के चित्र बनाए गए हैं, ठीक है, वो भी हम देखेंगे। किससे निर्मित ये है वो भी हम देखेंगे, सारी चीज़ें हम समझेंगे। कांसे की नर्तकी की मूर्ति हमको कहाँ से मिली है? मोहनजोदाड़ो से मिली है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की जब हम मूर्ति कला को पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता को देखिए, हम कला विस्तार से पढ़ेंगे। कला में मूर्ति कला भी पढ़ेंगे, मुहर भी पढ़ेंगे, मन के भी पढ़ेंगे, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो उसमें ये जो नर्तकी है उसके बारे में विस्तार से देखेंगे, पशुपति की मोहर के बारे में देखेंगे, दाढ़ी वाले जो ये साधु है जिसको पुरोहित राजा बोलते हैं, इसके बारे में भी हम विस्तार से समझेंगे। ठीक, तो नर्तकी की मूर्ति किसकी है? कांसे की। पशुपति शिव की मूर्ति किसकी है? ये मूर्ति नहीं, ये मुहर है। ठीक है, और दाढ़ी वाले साधु की मूर्ति किसकी है? ये पत्थर की है। कुबड़ वाला एक बैल प्राप्त हुआ है इस प्रकार से, तो ये किसका है? कांसे का है। तो कांसे के कुबड़ वाले बैल की मूर्ति हमको कहाँ से मिलती है? मोहनजोदाड़ो से। ये बहुत बार पूछ लिया जाता है, सीधा सीधा लिखेगा। देखिए आप, ये जो फैक्ट है इनको हल्के में मत लेना, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बने हैं, घुमा फिरा करके बने हैं। वो आपको घुमाने के लिए यहाँ पर लिख देगा कि पत्थर के कुबड़ वाले बैल के साक्ष्य हमको कहाँ से मिले। तो यहाँ पर पत्थर वाला नहीं है, यहाँ से कांसे वाला जो कुबड़ वाला बैल है वो मिला है मोहनजोदाड़ो से। घरों में कुएं के साक्ष्य हमको यहाँ से मिलते हैं। मिट्टी का तराजू हमको यहाँ से मिला है मोहनजोदाड़ो से। तो मोहनजोदाड़ो से हमको बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है,
तो आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और जब हम सिंधु घाटी सभ्यता का आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तो हम ये सारी सारी जो सारी चीज़ें हैं वो दोबारा से रिपीट करेंगे, विस्तार से देखेंगे। अभी आपको ये याद रखना है कि कौन सी जगह से क्या चीज़ हमको मिली है। चनोदड़ो से। चनोदड़ो है कहाँ पर? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। ये भी सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। इसकी खोज 1931 में एन जी मजूमदार ने की है। एन जी मजूमदार ने की है। ठीक। चनोदड़ो के बारे में हम पहले देखे थे कि ये दुर्गीकृत नहीं है। ये नगर दुर्गीकृत नहीं है। इस नगर के चारों ओर दीवार का निर्माण नहीं किया गया है। ठीक है। तो ये नगर दुर्गीकृत नहीं है। चनोदड़ो को औद्योगिक नगर के रूप में बसाया गया था, क्योंकि यहाँ से हमको मन के बनाने के कारखाने यहाँ से मिलते हैं। मुहर निर्माण केंद्र के रूप में यहाँ पर बसाया गया था। तो ऐसे बहुत सारे पत्थर मिले हैं, ऐसे बहुत सारी मतलब धातुएं मिली हैं जिनसे मुहर बनाई जाती थी। तो मुहर निर्माण के रूप में ये प्रसिद्ध था, मन के बनाने के लिए प्रसिद्ध था। यानी कि कुल मिलाकर के बात करें कि चनोदड़ो शिल्प के लिए प्रसिद्ध था, एक औद्योगिक नगर था। चनोदड़ो से हमको दो नग्न नारी वाली मोहर मिली है। दो नग्न नारी वाली मोहर, एक मोहर है जिस पर दो नग्न नारियों को दिखाया गया है। वक्राकार ईंटें हमको यहाँ से मिली हैं। वक्राकार ईंटें ऐसे मतलब इस प्रकार की ईंटें हमको यहाँ से मिली हैं। ठीक है, थोड़ी गोल टाइप की। तो वक्राकार ईंटें हमको कहाँ से मिलती है? चनोदड़ो से मिलती है। बिल्ली एवं कुत्ते के पद चिन्ह हमको यहाँ से मिले हैं। ठीक है, एक पत्थर पर बिल्ली और कुत्ते के पद चिन्ह यहाँ पर बनाए गए थे, उकेरे गए थे। तो उसके साक्ष्य भी हमको कहाँ से मिलते हैं? चनोदड़ो से मिलते हैं। चनोदड़ो के बारे में ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ यहाँ से। खोज 1931 में की है एन जी मजूमदार ने। सिंधु घाटी नदी के किनारे अवस्थित है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अवस्थित है। नगर दुर्गीकृत नहीं है। नगर को औद्योगिक नगर के रूप में बसाया गया था चनोदड़ो को। यहाँ पर मन के बनाने के कारखाने मिलते हैं। मुहर निर्माण के केंद्र यहाँ से हमको मिले हैं। एक मुहर मिली है जिस पर दो नग्न नारी यहाँ पर दिखाई गई है। वक्राकार ईंटें हमको यहाँ से मिली हैं। कुत्ते बिल्ली के पद चिन्ह हमको यहाँ से देखने को मिलते हैं। इसका मतलब यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बिल्ली से भी परिचित थे। बिल्ली को भी पालतू बनाते रहे होंगे। ठीक है। तो हड़प्पा पढ़ लिया, मोहनजोदाड़ो पढ़ लिया, चनोदड़ो पढ़ लिया। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें हमको नहीं पढ़नी है, सिलेक्टेड चीज़ें पढ़नी है। एग्जाम में जो आएंगी, जो आई हैं, वही चीज़ें पढ़नी है। अब हम देख लेते हैं कालीबंगा। तो कालीबंगा अपने आप में इंपॉर्टेंट है। कालीबंगा का अर्थ आपको ध्यान में रखना है। काली मतलब काले रंग की, बंगा मतलब चूड़िया। तो काले रंग की चूड़िया इसका अर्थ होता है। ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में अवस्थित है। ये हक्कर गगरा नदी के किनारे अवस्थित है, या गग्गर हकरा नदी के किनारे अवस्थित है, जिसको हम प्राचीन सरस्वती नदी भी बोलते हैं। ये सरस्वती नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक। खोज 1952-53 में अमलानंद घोष ने की है। कब की है? 1952-53 में। ठीक है, 1952-53 दोनों आपको देखने को मिलेगा। तो 1952-53 में अमलानंद घोष ने की है। और ये राजस्थान में आज़ादी के बाद खोजा जाने वाला पहला स्थल है। हड़प्पा सभ्यता की इसको तीसरी राजधानी भी कहा जाता है। पहली राजधानी मोहनजोदाड़ो थी, मोहनजोदाड़ो। दूसरी राजधानी हड़प्पा थी। हड़प्पा सभ्यता की दूसरी राजधानी स्वयं हड़प्पा। और तीसरी राजधानी कौन सी थी? कालीबंगा। तो कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा है? दशरथ शर्मा ने कहा है। यहाँ से आपको देखेंगे कि बस्ती में जो मकान बनाए गए थे वो कच्ची ईंटों से निर्मित थे। ठीक है। तो एकमात्र ऐसा नगर जिसमें पूरी बस्ती कच्ची ईंटों से निर्मित है, इसीलिए कालीबंगा को दीनहीन सभ्यता भी कहा जाता है। कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे गरीब नगर भी इसको कहा जाता है। तो कच्ची ईंटों से निर्मित दीनहीन बस्ती यहाँ से मिलती है। नगर के जो दोनों भाग हैं उनको एक ही दीवार से घेरा गया था। यानी कि दुर्ग वाला जो क्षेत्र है उसको, और निचला जो नगर है उसको, इन दोनों को एक ही दीवार से घेरा गया था। इन दोनों को अलग अलग दीवार से यहाँ पर घेरा नहीं गया है। ठीक। तो कालीबंगा के बारे में आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। और देख लेते हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य हमको कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगा से मिलते हैं। लकड़ी के हल के साक्ष्य हमको यहाँ से मिलते हैं। तो लकड़ी का हल एक मिलेगा आपको, मिट्टी का हल जो कि बनावली से मिला था। लकड़ी का हल कालीबंगा से मिला है। एक साथ दो फसल की बुआई के साक्ष्य भी हमको मिले हैं। एक खेत मिला है जिसमें इस प्रकार से हल चलाया गया था, एक इस प्रकार से हल चलाया गया था। तो ऐसा माना गया है कि एक साथ दो फसलें यहाँ पर उगाई जाती थी।
7 अग्निकुंड के साक्ष्य, अग्निकुंड के साक्ष्य हमको बहुत जगह से मिले हैं, लेकिन स्पेशल रूप से अगर पूछा जाए कि 7 अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो कालीबंगा टिक करना है। लकड़ी से निर्मित यहाँ पर नालियाँ मिली हैं, जो कि हम समझ चुके हैं। ठीक है। 6 छेद वाली खोपड़ी हमको यहाँ से मिली है। इस फैक्ट के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, उनको शल्य चिकित्सा का ज्ञान था। एक ऐसी खोपड़ियाँ मिली है कालीबंगा से जिसमें 6 छेद किए गए थे, और ये 6 छेद ऐसे नहीं कि किसी को मारने के लिए किए गए, ये सोचे समझे छेद है, सोच समझ कर किए जाने वाले छेद है। तो किसी का इलाज करने के लिए यहाँ पर 6 छेद किए गए थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को शल्य चिकित्सा की जानकारी थी, ये इस बात का प्रमाण है। तो 6 छेद वाली खोपड़ी कहाँ से मिली है? कालीबंगा से। भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य हमको यहाँ से मिले। आपने कालीबंगा के मकानों की दीवारों को आप देखेंगे तो उनमें दरारें हैं, तो वो भूकंप पे आया था, इस बात का ये प्रमाण देती हैं। ठीक। दोहरे सिंह वाले देवता के साक्ष्य हमको यहाँ से मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जिसको हमने थोड़ा सा बोल्ड किया है और कलर चेंज किया है, वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भूकंप के साक्ष्य कहाँ से मिले? प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य, एकमात्र स्थल जहाँ से हमको प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं, वो है कालीबंगा। तो याद रहेगा ये सारी चीज़ें। अगला स्थल है हमारा लोथल। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। गुजरात के अहमदाबाद में है। कौन सी नदी के किनारे अवस्थित है? तो भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है। भोगवा नदी ये साबरमती की सहायक नदी है। खोज किसने की थी? तो 1954 में रंगनाथ राव ने इसकी खोज की है। अच्छा, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और कालीबंगा, इनकी खोज किसने की है? ये तीनों तो आपको पता होनी चाहिए, कब खोज की गई है और किसने की है कहाँ पर। तो लोकेशन तो आपको सभी स्थलों की पता होनी चाहिए। लोकेशन, नदी, ये तो सभी स्थलों को आपको याद रखना है, एक लिस्ट बना लेना है पूरी। तो लोथल को लघु हड़प्पा भी बोला जाता है, इसको लघु मोहनजोदाड़ो भी बोला जाता है। इसकी खोज 1954 में रंगनाथ राव ने की है। रंगनाथ राव ने की है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको लघु हड़प्पा भी कहा जाता है, लघु मोहनजोदाड़ो भी कहा जाता है। तो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की झलक यहाँ पर हमको लोथल में देखने को मिलती है। ठीक है, वही जोड़ी जोड़ी सड़कें समकोण पर काटती हुई नगर को दो भागों में बांटा गया। ठीक है, जिस प्रकार से हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को बसाया गया था, ठीक उसी प्रकार से लोथल को भी बसाया गया था। तो लोथल को लघु हड़प्पा लघु मोहनजोदाड़ो किसने कहा है? SR राव ने कहा है। ठीक है। जिसने खोज किया उन्हीं ने कहा है। लोथल से हमको 12 स्नानागार का एक समूह यहाँ से मिला है। बंदरगाह नगर है लोथल, समुद्र के तट के किनारे बसाया गया था, तो बंदरगाह नगर है। तो यहाँ पर हमको गोदीवाड़ा डॉकयार्ड का साक्ष्य में मिलता है। गोदीवाड़ा डॉकयार्ड क्या है? जहाँ पर नावों को खड़ा किया जाता था, जहाँ पर नावों की मरम्मत की जाती थी, तो उस स्थान को हम बोलते हैं डॉकयार्ड या गोदीवाड़ा। तो ये जो डॉकयार्ड गोदीवाड़ा है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थापत्य है, सबसे बड़ी संरचना है। स्थापत्य या संरचना, सबसे बड़ी संरचना ये है। ठीक है। तो सबसे बड़े स्थापत्य की बात करें तो लोथल का गोदीवाड़ा या डॉकयार्ड, लेकिन सबसे बड़ी इमारत की बात करें, स्पेशल रूप से इमारत की बात की जाए, तो वो क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल अन्नागार, जो कि कहाँ से मिला है अपने को? मोहनजोदाड़ो से मिला है। ठीक है। 3 युगल समाधान के साक्ष्य हमको यहाँ से मिले हैं। देखिए, युगल समाधान के साक्ष्य हमको पहले भी मिले थे, ताम्रपाषाण काल में, महापाषाण काल में हमने देखा था। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता से अगर पूछा जाए संबंधित कि 3 युगल, यानी कि एक ऐसी कब्र जिससे हमको 3 कंकाल एक साथ मिले हैं, तो वो है लोथल। तो लोथल से हमको 3 युगल समाधान के साक्ष्य मिले हैं। ठीक। एक ही कब्र से 3 लोगों के साक्ष्य मिले हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। 3 युगल समाधान के साक्ष्य हमको कहाँ से मिलते हैं? लोथल से मिले। तो लोथल के बारे में आपको ये सारी चीज़ें याद रहेंगी। और चीज़ हम देख लेते हैं, लोथल को निचले और दुर्ग क्षेत्र में विभाजित नहीं किया गया था। ये हमने देखा था पहले कि यहाँ पर दुर्ग और निचले नगर में इसको विभाजित नहीं किया गया, इसको एक सामान्य रूप से इस प्रकार से बसाया गया है। हाथी दांत का स्केल या पैमाना हमको यहाँ से मिलता है। हवन कुंड के साक्ष्य भी हमको यहाँ से मिले हैं।
जैसे कालीबंगा से मिले थे वैसे ही हमको यहाँ से मिले, लेकिन कालीबंगा में 7 हवन कुंड यहाँ से मिले हैं। तो स्पेशल रूप से 7 हवन कुंड पूछा जाए तो कालीबंगा आपको टिक करना है। हवन कुंड के साक्ष्य हमको यहाँ से मिले हैं। चावल, बाजरा, आटा चक्की के साक्ष्य हमको मिलते हैं। लोमड़ी के चित्रांकन वाला मर्द भांड हमको यहाँ से मिलता है। ठीक है। घोड़े की संदिग्ध लघु मरण मूर्ति हमको यहाँ से मिलती है। हालांकि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो घोड़े का प्रयोग नहीं करते थे, लेकिन एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से हमको घोड़े की लघु मूर्ति मिली है, घोड़े की छोटी मूर्ति मिली है, वो है लोथल। लोथल से हमको घोड़े की मूर्ति मिली है। मन के बनाने का यहाँ पर कारखाना मिला है। ठीक है। तो इस वीडियो में हमने देखिए बहुत सारे स्थल हैं, वो हमने पढ़े हैं। जो इम्पोर्टेंट स्थल हैं वो हमने यहाँ पर पढ़ लिए हैं। तो थोड़ा सा एक बार फिर से देख लेते हैं, 2 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं उसका, ताकि सारी चीज़ें फिर से क्लियर हों। हड़प्पा के बारे में आपको क्या याद रखना है? हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे अवस्थित है? रावी। मेरे साथ बोलते रहना है। कौन सी नदी के किनारे अवस्थित है? रावी नदी के किनारे। है कहाँ पर? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। खोज किसने की? 1921 में दयाराम साहनी ने। यहाँ से क्या मिला है? अन्नागार के साक्ष्य मिले जिसमें 12 कमरे हैं। R37 क्या? R37 का संबंध किससे? हड़प्पा से। क्या है ये? एक प्रकार का स्थल है जहाँ पर शवों को दफन किया जाता था। इक्का गाड़ी जो कि कांसे की, तो कांसे की इक्का गाड़ी हड़प्पा से मिली है। गरुड़ की मूर्ति हड़प्पा से मिली है। स्त्री की मरण मूर्ति जिसके गर्भ से पीपल का पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, वो भी हड़प्पा से मिला है। नटराज मूर्ति जो पत्थर से बनाई गई है, हड़प्पा से मिली है। अब मोहनजोदाड़ो की बात करें। मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। मोहनजोदाड़ो को मतलब होता है मर्तकों का टीला। खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने की। 1980 में इसको विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। यहाँ से विशाल अन्नागार हमको मिलता है, विशाल स्नानागार हमको मिलता है। और सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी क्या है? इमारत है। सूती कपड़े का साक्ष्य, यानी कि ऐसे बोले कि कपास की सबसे पहले खेती कहाँ पर की गई थी? सिंधु घाटी सभ्यता में भी अगर पूछ लिया जाए कि सबसे पहले कपास के साक्ष्य हमको कहाँ से मिलते हैं, तो मोहनजोदाड़ो से। सभा भवन के साक्ष्य हमको यहाँ से मिलते हैं। भवनों में खिड़की के साक्ष्य मिलते हैं, और एक मात्र ऐसा स्थल है जहाँ से हमको भवनों में खिड़की मिलती है, अन्यथा किसी भी स्थल से हमको भवनों में खिड़की नहीं मिलती है। दाढ़ी वाले साधु की मूर्ति किसकी है? पत्थर की, जो कि मोहनजोदाड़ो से मिली। नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदाड़ो से मिली है। किसकी है? कांसे के। 2 सींग वाले पशुपति शिव की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदाड़ो से। कांसे के कुब्बड़ वाले बैल के साक्ष्य हमको कहाँ से मिला है? मोहनजोदाड़ो से। घरों में कुएं लगभग सभी जगह से मिले हैं, तो ये कोई विशेष चीज़ें नहीं है। मिट्टी का तराजू मोहनजोदाड़ो से मिला है। ठीक है। चानूदड़ो की बात करें, सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। 1931 में NC मजूमदार ने इसकी खोज की है। ये चनूदड़ों के बारे में ये आपको ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है। नगर दुर्गीकृत नहीं है, ये औद्योगिक नगर के रूप में बसाया गया था। यहाँ पर मन के बनाने के कारखाने, मुहर निर्माण के कारखाने हमको यहाँ पर मिले हैं। एक मुहर है जिस पर 2 नग्न नारियाँ दिखाई गई हैं। वक्राकार ईंटें हमको यहाँ से मिली है। कुत्ते बिल्ली के पद चिन्ह हमको यहाँ से मिलते हैं। कालीबंगा का अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ होती है। राजस्थान से ये स्थल पाया गया है। गग्गर हकरा नदी के किनारे अवस्थित है, जिसको प्राचीनतम सरस्वती नदी भी बोला जाता था। खोज 1953 या 52 में अमलानंद घोष ने की है। तो 52-53 दोनों आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है ज़्यादा। हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी इसको दशरथ शर्मा ने कहा है। कच्ची ईंटों से निर्मित यहाँ पर एक बस्ती मिली है, इसीलिए कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की सबसे गरीब नगर इसको कहा जाता है। नगर के दोनों भागों को एक ही दीवार से घेरा गया था। दुर्ग क्षेत्र और निचला जो नगर है, इसको एक ही दीवार से यहाँ पर घेरा गया है। जुते हुए खेत के साक्ष्य हमको यहाँ से मिलते हैं। लकड़ी के हल के साक्ष्य मिलते हैं। 2 फसलों की बुआई के साक्ष्य मिलते हैं। 7 अग्निकुंड के साक्ष्य मिलते हैं। लकड़ी से निर्मित नालियाँ हमको कालीबंगा से मिलती है। 6 छेद वाली खोपड़ी हमको कालीबंगा से मिलती है। प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य हमको कालीबंगा से मिलते हैं। तो कालीबंगा अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, यूनिक चीज़ें हैं। लोथल की बात करें तो लोथल भोगवा नदी के किनारे गुजरात में अवस्थित है। 1954 में खोज रंगनाथ नाव ने की है, और इन्हीं ने इनको लघु मोहनजोदाड़ो या लघु हड़प्पा भी कहा है, इसलिए इसका खोज इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये आपको ध्यान में रखना। 12 स्नानागार हमको मिले हैं। गोदीवाड़ा साक्ष्य, ये इंपॉर्टेंट है। गोदीवाड़ा या डाकयार्ड के साक्ष्य हमको लोथल से मिले हैं, और ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थापत्य है। 3 युगल समाधान, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये कहाँ से मिला है? लोथल से। निचले और दुर्ग क्षेत्र में विभाजन यहाँ पर नहीं किया गया है। हाथी दांत का स्केल हमको मिला है। हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं। बाजरा, आटा चक्की, ये सारी चीज़ें मिली हैं। लोमड़ी के चित्रांकन वाला मर्द भांड मिला है। घोड़े की संदिग्ध लघु मरण मूर्ति में यहाँ पर मिली है। मिट्टी की मूर्ति, घोड़े की मिट्टी की मूर्ति हमको यहाँ से मिलती है, लोथल से। मन के बनाने का कारखाना
ठीक है, क्योंकि औद्योगिक नगर था तो यहाँ पर कारखाने तो बहुत सारे मिले हैं। तो इतनी सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है। बाकी जो बचे हुए स्थल हैं वो छोटे छोटे हैं, उनसे बहुत कम कम चीज़ें मिली हैं, तो उनको सारों को हम एक साथ नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। जो इम्पोर्टेंट है वो स्थल हम अगले वाले वीडियो में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो लगभग 30 मिनट हो चुके हैं पढ़ते हुए। तो आज का जो लेक्चर है इसको यहीं पर ख़त्म कर दें, बाकी नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं और वहाँ पर चीज़ों को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। पढ़ते रहिए और मस्त रहिए।